तो हम लोग बात करेंगे आज अपने टॉपिक का, दैट इज मुंडा रिवोल्ट। मुंडा रिवोल्ट के बारे में बात करेंगे। अगर हम बात करें मुंडा रिवोल्ट की, तो ये रिवोल्ट 19th सेंचुरी में हुआ था, लेट 19th सेंचुरी में। मुंडा ट्राइब के रिलीजियस लीडर और फोल्क हीरोज के द्वारा, मुंडा ट्राइब के रिलीजियस लीडर और फोल्क हीरोज के द्वारा तो अगर हम बात करें मुंडा रिवोल्ट की, तो ये रिवोल्ट 19th सेंचुरी में मुंडा ट्राइब के रिलीजियस लीडर और फोल्क हीरोज के द्वारा हुआ था। किस रीजन में हुआ था? तो ये जो रिवोल्ट हुआ था वो छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन में हुआ था। प्लस अगर हम बात करें इसके लीडर कौन थे, लेड बाय किसके द्वारा किया गया, तो इसको लेड बाय किया था बिरसा मुंडा ने। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था अगर हम बात करें, तो ये रिवोल्ट शुरू तो हुआ था एज अ रिलीजियस प्योरिफिकेशन के तौर पे, रिलीजियस प्योरिफिकेशन के तौर पे, लेकिन धीरे धीरे इस रिवोल्ट ने अपना चेंज किया कोर्स ऑफ एक्शन और ये हो गया अगेंस्ट द ब्रिटिश इस्टेब्लिशमेंट। मतलब कि जो ब्रिटिश एट्रोसिटीज थी ट्राइबल्स के ऊपर, उसके अगेंस्ट ये रिवोल्ट हो गया। तो हम एक अगर जनरल वे में जाने की एक इंट्रो ले मुंडा रिवोल्ट की, तो मुंडा रिवोल्ट जो है 19th सेंचुरी में मुंडा ट्राइब के द्वारा किया गया था। मुंडा ट्राइब के जिसमें रिलीजियस लीडर और फोल्क हीरोज इन्वॉल्व थे। ये रिवोल्ट छोटा नगर प्लेट्यू रीजन में हुआ था और इसको लीड किया था बिरसा मुंडा, जिन्हें कई ट्राइबल ग्रुप में भगवान भी माना जाता है, भगवान बिरसा भी बोला जाता है। और इस रिवोल्ट का ऑब्जेक्टिव इनिशियल फेज में रिलीजियस प्योरिफिकेशन था। स्टार्टिंग फेज में क्या हुआ, उसमें मुंडा ट्राइब में उनके सोशल प्रैक्टिस में कई कुरीतियां, कई इविल प्रैक्टिसेस इन्वॉल्व हो गई थी, जिसको प्योरीफाई करने के उद्देश्य से ये मुंडा रिवोल्ट स्टार्ट हुआ था। लेकिन धीरे धीरे इस रिवोल्ट ने अपना जो कोर्स ऑफ एक्शन है वो ब्रिटिश इस्टेब्लिशमेंट के, ब्रिटिश के एट्रोसिटीज के खिलाफ शुरू कर दिया। और धीरे धीरे रिवोल्ट रिलीजियस रिवोल्ट ना होकर एक ब्रिटिश इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ अपने राइट्स के लिए रिवोल्ट में चेंज हो गया। सो दिस इज द इंट्रो ऑफ मुंडा रिवोल्ट। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज the causes, what are the causes, what is the reason behind the मुंडा रिवोल्ट। तो हमारा अगला टॉपिक है कि क्या कारण थे मुंडा रिवोल्ट के, क्या रीजन था जिसके कारण से ये मुंडा रिवोल्ट शुरू हुआ। तो अगर हम इसके रीजंस की बात करें या इसके कॉजेस की बात करें, तो जनरली इसके 4 कॉजेस हैं। जनरली इसके 4 कॉजेज हैं। हम वन बाय वन करके एक को पढ़ते हैं। तो सबसे पहला कॉज जो था वो इकोनॉमिक कॉज था, इकोनॉमिक रीजन जो था। दूसरा हम बात करें तो रिलीजियस था। तीसरा हम बात करें तो पॉलिटिकल था। और चौथा हम बात करें तो सोशल था। ये 4 कारण थे। अब हम वन बाय वन एक एक को डिस्कस करते हैं कि व्हाट आर द कॉजेस रिलेटेड टू मुंडा रिवोल्ट। सबसे पहले अगर हम बात करें इकोनॉमिक कॉज, तो हम जनरली इसकी बात करते हैं तो इसका रीजन यही था कि जो एक्सप्लॉयटेशन होता था, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मुंडा बाय ब्रिटिश ऑफिशियल्स, जमींदार्स, महाजन्स एंड मनी लेंडर्स।
अब इसके बारे में हम थोड़ा एक और डिटेल डिस्कशन करते हैं कि इकोनॉमिक कारण क्या था। तो एक तो कारण ये था कि इकोनॉमिक कारण ये था कि उनका एक्सप्लॉयटेशन किया जाता था जमींदार के द्वारा, ब्रिटिश ऑफिशियल्स के द्वारा, महाजन के द्वारा, मनी लेंडर के द्वारा, और जिससे क्या होता था कि उनकी जो कंडीशन थी और ही वर्सन होते चली जाती थी। उनके ऊपर कई न्यू टैक्सेस को लगा दिया जाता था, टैक्सेस को मैनी फोल्ड इंक्रीज कर दिया जाता था। अगर क्रॉप फेल्यूर होती थी तो उसमें टैक्स रिबेट नहीं दिया जाता था, कोई छूट नहीं रहती थी टैक्स की। तो इसके कारण वो मनी लेंडर से ह्यूज सम ऑफ मनी बारो करते थे, और जब इन केस वो पे नहीं कर पाते थे तो उनकी लैंड को सीज कर दिया जाता था, पहला कारण। साथ ही साथ उनको फोर्स लेबर करना पड़ता था। तो इन सब कारणों के कारण जो है ट्राइबल्स की बहुत ज्यादा दुर्गति होने लगी, और उसके कारण उस दुर्गति ने एक शेप लिया मुंडा रिवोल्ट के फॉर्म में। उसके कारण ही मुंडा रिवोल्ट में एक अहम हिस्सा था इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। प्लस इसके साथ साथ एक और इकोनॉमिक रीजन था। दूसरा रीजन ये था कि पहले जो लैंड होल्डिंग होती थी ट्राइब्स की, मुंडा ट्राइब के लोगों की, ये कॉमन या शेयर्ड होती थी। मींस किसी इंडिविजुअल की लैंड होल्डिंग नहीं होती थी। जो लैंड होल्डिंग थी ट्राइबल एरियाज की वो कॉमन या शेयर्ड होती थी। लेकिन जैसे जैसे ब्रिटिश इस्टेब्लिशमेंट वहां पे आया, ब्रिटिश रूल रेगुलेट होने लगे, इनैक्ट होने लगे, तो ये जो लैंड होल्डिंग थी कॉमन शेयर होने के बजाय अब इंडिविजुअल हो गई। अब ब्रिटिश ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि जब इंडिविजुअल लैंड होल्डिंग रहेगी तो ब्रिटिश का जो रेवेन्यू है वो इंक्रीज करेगा मैनीफोल्ड, क्योंकि इंडिविजुअल को अपने अपने हिसाब से पे करना पड़ेगा, ज्यादा टैक्स लगाएंगे, ज्यादा अर्निंग होगी ब्रिटिश की, ज्यादा रेवेन्यू कलेक्शन होगा। और पहले क्या था, कॉमन था, तो पूरा विलेज मिलके या पूरा ट्राइबल कम्युनिटी मिलके जो है टैक्स देती थी। तो इसके कारण से क्या होने लगा कि जो ट्राइबल्स की पहले से वर्सन कंडीशन थी वो फर्दर और डिग्रेड होने लगी। तो इन सब इकोनॉमिक रीजंस के कारण मुंडा रिवोल्ट हुआ। सबसे पहला कारण ये था। अब हम आते हैं अपने दूसरे कारण पे, दैट इज रिलीजियस। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, इतना ये लिखा है, बाकी आप समझ लीजिए लैंड होल्डिंग भी एक रीजन था। तो अगर हम रिलीजियस रीजन की बात करें, तो अगर हम इसकी बात करें तो ये एक वही सेम रीजन है जैसे संथाल रिवोल्ट था। इसमें क्या हुआ कि कार्टर एक्ट 1813 आया। जब कार्टर एक्ट 1813 आया तो इसमें क्या हुआ कि क्रिश्चियन मिशनरीज अलाउ किए गए। क्रिश्चियन मिशनरीज अलाउ किए गए क्या करने के लिए कि वो ट्राइबल एरियाज में या इंडिया में आए और लोगों को क्रिश्चियनिटी में परिवर्तित करें, चाहे वो फोर्सिबल हो। तो फोर्सिबल कन्वर्जन होने लगा। कार्टर एक्ट 1813 के तहत क्रिश्चियन मिशनरीज को अलाउ किया गया कि वो आए इंडिया में और क्रिश्चियनिटी में लोगों को कन्वर्ट कराएं, और इसके कारण वहां पे फोर्सिबल कन्वर्जन होने लगा, जिससे कि और जो मुंडा ट्राइब के लोग भी थे उन्होंने भी एजिटेशन हुआ। ये सेकंड कारण था। अब बात करें पॉलिटिकल की, तो इसका कारण ये था कि जो लोकल पंचायत सिस्टम था, लोकल पंचायत सिस्टम जो था ट्राइबल्स को, उसको टर्मिनेट कर दिया गया। जो लोकल पंचायत सिस्टम था ट्राइबल्स का, उसको टर्मिनेट कर दिया गया। इससे क्या हुआ कि जो विलेज कम्युनिटी थी उसकी जो जुडिशियल और पुलिस पावर्स थी उसको ही ब्रिटिश ने खत्म कर दिया। तो पॉलिटिकल रीजन ये था कि जो लोकल पंचायत थी उसको टर्मिनेट कर दिया ब्रिटिश शासन ने, और जिसके कारण से विलेज कम्युनिटी के जो जुडिशियल और पुलिस पावर्स थे वो भी एंड हो गए। अब उनको छोटे से भी छोटे केस के लिए, छोटे से छोटे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ब्रिटिश ऑफिशियल्स के पास जाना था। सोशल कारण ये था कि बहुत सी इविल प्रैक्टिसेस ट्राइबल कम्युनिटीज में पैदा हो गई थी। बहुत सी इविल प्रैक्टिसेस लोग फॉलो करने लगे थे, जैसे कि अल्कोहलिज्म,
फैनेटिज्म, एनिमल सेक्रीफाइस, ब्लाइंड फेथ, इन सब इविल प्रैक्टिसेस को रिमूव करने के लिए, इन सब इविल प्रैक्टिसेस को एनहिलेट करने के लिए, जैसे अल्कोहलिज्म हो गया, लोग शराब पीने लगे थे, फैनेटिस्ट कट्टरवादी होते चले जा रहे थे, रेडिक जो लॉजिकल आइडियाज थी, जो रेशनल व्यूज थे, उसको कोई कंसीडर करने को तैयार नहीं था, एनिमल सेक्रीफाइसेस होने लगे थे, और लोग ब्लाइंडली किसी चीज में विश्वास करने लगे थे। तो ये ओवरऑल कारण था मुंडा रिवोल्ट का। अगर हम बात करें मुंडा रिवोल्ट का, तो मुंडा रिवोल्ट के जनरली 4 काजेस थे, एक इकोनॉमिक, दूसरा रिलीजियस, तीसरा पॉलिटिकल और चौथा सोशल। इकोनॉमिक कारण क्या था? एक्सप्लॉयटेशन जो होता था मुंडास का ब्रिटिश ऑफिशियल्स द्वारा, जमींदार द्वारा, महाजन द्वारा, मनी लेंडर द्वारा, और साथ ही साथ जो उनकी लैंड होल्डिंग के सिस्टम में चेंज आया था। अगर हम इसके यहाँ बगल में ले लेते हैं, प्लस लैंड होल्डिंग सिस्टम जो था उसमें भी चेंज आया। तो ये 4 कारण थे। अब अगला बात करें रिलीजियस कारण को, तो कैरेक्टर एक्ट 1813 आया, जिसने क्रिश्चियन मिशनरीज को अलाउ किया कि वो ट्राइबल एरियाज में और इंडिया में आए और लोगों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कराएं, इवन इट इज फोर्सिबल। पॉलिटिकल रीजन ये था कि लोकल पंचायत को टर्मिनेट कर दिया गया, जिससे विलेज कम्युनिटी का जुडिशियल और पुलिस पावर्स खत्म हो गया। और हम बात करें सोशल की, सोशल प्रैक्टिस की, तो अल्कोहलिज्म, फैनेटिज्म, एनिमल प्रैक्टिसेस और ब्लाइंड फेथ जैसे इविल प्रैक्टिसेस ट्राइबल कम्युनिटीज में प्रैक्टिस में आ गए थे, और इसको एंड करने के लिए भी एक मुंडा रिबेलियन एज अ रिलीजियस प्योरिफिकेशन के रूप में इनिशियल फेज में स्टार्ट होता है। अब हम इसके बाद बात करेंगे कि फेजेस क्या थे और कैसे इस रिवोल्ट जो है, जो एक रिलीजियस प्योरिफिकेशन के रूप में स्टार्ट हुआ था, ये कैसे ब्रिटिश एम्पायर या ब्रिटिश एस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट हो गया। अगर हम बात करें इसके फेजेस की, तो हमें 3 फेजेस इस रिवोल्ट के पढ़ने हैं, जिससे हमें एक क्लियर आइडिया मिलेगा, जनरल ओवरव्यू मिल जाएगा कि इस रिवोल्ट ने कैसे अपने आप को प्रोग्रेस किया, कैसे इसका इंसेप्शन हुआ और कैसे कैसे इसका एक्सपेंशन हुआ इस रिवोल्ट का। तो 3 फेज है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। अब अगर हम बात करें फर्स्ट फेज की, तो ये फर्स्ट फेज जो था 1890 से 94 तक वाला फेज था। अब इसमें क्या होता है, इस फेज में सेकेंड फेज की बात करें तो 1895 से 97 का, और ये थर्ड फेज था 1898 एंड सो ऑन का। तो या मान लीजिए 1900 तक मैनली चला था, तो 1900 लिख देते हैं। तो ये 13 फेज के बारे में, 1890 से 94, 97, 1900, 1898 से 1900। अब ये इनिशियल फेज जो था उसका मेन ऑब्जेक्टिव था रिलीजियस प्योरिफिकेशन। अगर हम बात करें रिलीजियस प्योरिफिकेशन की, तो इसमें क्या था कि इस फेज में मेन ऑब्जेक्टिव था कि जो ट्राइबल कम्युनिटीज में इविल प्रैक्टिसेस इन्वॉल्व हो गई हैं, ट्राइबल कम्युनिटीज की जो सोशल प्रैक्टिस है उसमें इविल नेचर जो आ गया है, जो भी मैंने पहले बताया कि फैनेटिज्म हो गया, ब्लाइंड फेथ हो गया, लॉजिकल व्यू नहीं रह गया, और साथ ही साथ एनिमल सेक्रीफाइस, इन सबको प्योरीफाई करने के लिए ये फर्स्ट फेज में ये सब होता है। ऐसा तो इस फर्स्ट फेज में हम कह सकते हैं कि जो ट्राइबल रिवोल्ट था वो रिलीजियस इन नेचर था। जनरली उसका ऑब्जेक्टिव ब्रिटिश के इस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट नहीं था, केवल रिलीजियस नेचर का था इस फेज में। अब हम बात करें सेकेंड फेज में, तो सेकेंड फेज का ऑब्जेक्टिव जो था वो था एंड करना ब्रिटिश रूल को ट्राइबल एरिया में, एंड करना ब्रिटिश रूल को ट्राइबल रूल एरिया में। दूसरा, इंडिपेंडेंट होना आउटसाइडर से या महाजन से, इंडिपेंडेंट होना किससे, आउटसाइडर से। और तीसरा क्या था, मुंडा राज को एस्टेब्लिश करना।
मुंडा राज को इस्टेब्लिश करना। ये इसका ऑब्जेक्टिव था। पहला रिलीजियस नेचर था, 1990 से 94, 1995 से एंड करना ब्रिटिश रूल, आउटसाइडर से इंडिपेंडेंट होना और मुंडा राज को इस्टेब्लिश करना, ये सेकंड ऑब्जेक्टिव था। इस फेज में धीरे धीरे रिलीजियस प्योरिफिकेशन से फेज ब्रिटिश इस्टेब्लिशमेंट के अंगेंस्ट जाने लगा। 1995 में मैं बगल बता देता हूँ, 1895 में सॉरी क्या होता है कि बिरसा मुंडा को जेल में भेज दिया जाता है, और जब इनको जेल हो जाती है तो धीरे धीरे जेल में रहने लगते हैं। उसके बाद 1898 में इनको फिर से रिलीज कर दिया जाता है बिरसा मुंडा को, क्योंकि उस दिन क्वीन विक्टोरिया का गोल्डन जुबली होता है और उस दिन डायमंड जुबली होता है, और उस डायमंड जुबली के दिन पर इनको रिलीज कर दिया जाता है बिरसा मुंडा को 1898 में। अब हम बात करते हैं थर्ड फेज की। ये थर्ड फेज जो था ये मतलब थोड़ा वायलेंट फेज था, जिसमें लोग इकट्ठा हुए, थाउजेंड्स ऑफ मुंडा ट्राइब पीपल, किसके अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल के। और इसमें एक मतलब दोनों तरफ से एक वायलेंट स्ट्रगल होता है, और ब्रिटिश के जो सुपरविजन कर रहे थे, ब्रिटिश को लीड कर रहे थे, उनका नाम था स्ट्रीट फील्ड, कैप्टन स्ट्रीट फील्ड इसको लीड कर रहे थे। और उनके नेतृत्व में, उनकी अगुवाई में इस रिवोल्ट में को क्रश कर दिया जाता है, सप्रेस किया जाता है इस रिवोल्ट को, और बिरसा मुंडा को अरेस्ट कर लिया जाता है 1900 में। बिरसा मुंडा को अरेस्ट कर लिया जाता है 1900 में। जब बिरसा मुंडा 1900 में अरेस्ट हो जाते हैं और उसके बाद जेल में ही 30 जून 1900 को उनकी डेथ हो जाती है जेल में ही डिसेंट्री के कारण। और इस रिवोल्ट का बिरसा मुंडा के मृत्यु के ही साथ अंत हो जाता है। तो तीन फेसेस में हमने पढ़ा रिवोल्ट को, एक 90 से 94, एक 1995 से 97, एक 98 से 100। पहले फेज का ऑब्जेक्टिव रिलीजियस प्योरिफिकेशन था, क्योंकि बहुत सी इविल प्रैक्टिसेस इन्वॉल्व हो गई थी उनके सोशल प्रैक्टिसेस में, जिसको एंड करना ही मेन ऑब्जेक्टिव था, और ये रिलीजियस इन नेचर था। और इसी फेज में बिरसा मुंडा ने वन गॉड का कॉन्सेप्ट भी दिया था, जिनका नाम उन्होंने रखा था सिंह बोंगा, वन गॉड के बारे में कहा था। और इसी फेज में उनका ऑब्जेक्टिव जो था बिरसा मुंडा का, वो इन इविल प्रैक्टिसेस को खत्म करना था, प्लस साथ ही साथ लोगों के अंदर स्पिरिचुअलिटी, मोरल वैल्यूज को इनकलकेट करना था फर्स्ट फेज में। अगर हम बात करें सेकेंड फेज में, इसमें ऑब्जेक्टिव जो था वो ब्रिटिश रूल को एंड करना था, आउटसाइडर से इंडिपेंडेंट होना था, और मुंडा राज को फिर से रीएस्टेब्लिश करना था। लास्ट फेज जो था वो सबसे वायलेंट फेज था और मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज था। इस सीधे इसमें ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ लड़ाई होती है, जिसमें ब्रिटिश का नेतृत्व कर रहे थे स्ट्रीट फील्ड। और इस फेज के अंत में ये रिवोल्ट सप्रेस कर देते हैं ब्रिटिशर्स, और बिरसा मुंडा अरेस्ट हो जाते हैं 1900 में, और वहीं जेल में ही 30 जून 1900 को बिरसा मुंडा जी की मृत्यु हो जाती है डिसेंट्री के कारण। तो ये था फेजेस ऑफ रिवोल्ट। अब हम लास्ट में बात करेंगे इसके कॉन्सिक्वेंसेस के, इस रिवोल्ट के क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे। अब हम बात करें कॉन्सिक्वेंसेस की, तो इसके जनरली 4 कॉन्सिक्वेंसेस थे। पहला कॉन्सिक्वेंसेस ये था कि खुंतकट्टी सिस्टम जो था उसको रीएस्टैब्लिश कर दिया गया। अब मैं खुंतकट्टी सिस्टम को बताना भूल गया था, रीएस्टैब्लिश कर दिया गया, स्टैब्लिश कर दिया गया।
रीस्टैब्लिश कर दिया गया खुंतकस्टी सिस्टम को। खुंतकस्टी सिस्टम वही था कि जो उनकी जमीनें थी जो शेयर्ड लैंड होल्डिंग थी, उसको फिर से रीस्टैब्लिश कर दिया गया। जो एक कॉमन लैंड होल्डिंग हुआ करती थी ट्राइबल कम्युनिटीज की, उसको फिर से रीस्टैब्लिश कर दिया गया। यही था खुंतकट्टी सिस्टम। खुंतकट्टी सिस्टम को ही खत्म किया जाता था। जो शेयर्ड लैंड होल्डिंग थी उसको खत्म जो किया गया था खुंतकट्टी सिस्टम ही था, और उसको फिर से रीस्टैब्लिश कर दिया। सेकंड क्या है, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट आता है 1908। छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908, जिसका ऑब्जेक्टिव क्या था, इस एक्ट के तहत ब्रिटिशर्स फिर से ट्राइबल लैंड को सिक्योर करते हैं। मीन्स उनकी जो लैंड प्रॉपर्टी थी उनको वापस लौटा दी जाती है, उनको फिर से लैंड राइट्स उनके वापस कर दिए जाते हैं जो उनके ले लिए गए थे। तो खुंतकट्टी सिस्टम स्टैब्लिश हुआ, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट आया, और जो तीसरा रीजन ये था कि सब डिवीजन किया गया और 2 डिवीजन क्रिएट किए गए एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस और एडमिनिस्ट्रेटिव इजीनेस के लिए। और वो 2 डिवीजन थे गुमला, खुंती और गुमला। खुंती और गुमला 2 रीजन्स थे जो क्रिएट किए गए, सब डिवीजन किए गए, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन जो हो सके वो इजीनेस से हो सके, कन्वीनियंट वे में हो सके, इसलिए 2 डिवीजन क्रिएट किए गए। और साथ ही साथ जो फेज था इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन का, उसको एंड किया गया। जो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन चल रहा था ब्रिटिशर्स द्वारा मुंडा ट्राइब के लोगों को, ये कहा गया कि अब उनका इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन नहीं किया जाएगा, उनकी जमीनें उन्हें लौटा दी जाएंगी और उनसे जो टैक्स है बहुत कम चार्ज किया जाएगा। तो ये 4 कॉन्सिक्वेंसेस थे। खुंतकाटी सिस्टम, जो शेयर्ड लैंड होल्डिंग थी उसको रिस्टोर कर दिया गया, शेयर्ड लैंड होल्डिंग पहला कॉन्सिक्वेंस और दूसरा कॉन्सिक्वेंस की जो छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908 आया, जिसके कारण से ट्राइबल लैंड को फिर से सिक्योर कर दिया गया, सब डिवीजन किया गया, खुंती और गुमला नामक 2 रीजन्स क्रिएट किए गए। किसके लिए? एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स के लिए, और इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन का एंड कर दिया गया। तो ये था मुंडा रिवोल्ट के कॉन्सिक्वेंसेस। अब हम लास्ट में बात करते हैं इस रिवोल्ट की इंपॉर्टेंस। तो अगर हम एक ओवरव्यू ही ले इस इंपॉर्टेंस की, तो मुंडा रिवोल्ट ट्राइबल रिवोल्ट्स का एक पीक रिवोल्ट था, जिसने रिलीजियस प्योरिफिकेशन भी किया और साथ ही साथ ब्रिटिश एम्पायर के अगेंस्ट भी एक बढ़िया सा स्ट्रगल किया। एक अच्छा स्ट्रगल था ब्रिटिश के एम्पायर के खिलाफ, और इन्होंने आने वाले जनरेशंस जो है मुंडा ट्राइब के लिए एक इंस्पिरेशन का काम किया, और लोगों में सेक्रीफाइस करने की जो एबिलिटी है उसको एक जगह कलेक्ट किया, एक जगह कंसीडर किया और उसको आगे बढ़ाया। तो ये था मुंडा रिवोल्ट ओवरऑल। सो दिस इज ऑल अबाउट द मुंडा रिवोल्ट। अगर आपको इस चीज की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से मेरे ले सकते हैं। प्रिंटेड भी है कुछ नोट्स और कुछ हैंड रिटन नोट्स हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल है PCS Hub 9565444621। तो आप ले सकते हैं इस चैनल से, PCS Hub टेलीग्राम चैनल PCS Hub 9565444621। So thank you for all these things. Thank you very much.